अभी नए बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि ये बताओ कि कैसे पढ़ाओगे, कौन से टॉपिक पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या फीस रहेगी। हमें तो बाहर कुछ बताया ही नहीं गया यार, ठीक है ना। तो वो बताता हूँ मैं, लेकिन एक बार और भी कोई दो चार बच्चे आए तो वो सब आ जाए, ठीक है। उससे पहले दो तीन बातें सुन लो। एक तो किसी को भी नर्वस होके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। है है ना। क्योंकि देखो नर्वस होके पढ़ाई यहाँ पे नहीं करवाई जाती, है ना। और इस मामले में आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं किया जाएगा कि आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्वेश्चन से रिलेटेड उल्टे सुल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। या फिर कोई बात आपको दिक्कत कर रही है और उससे रिलेटेड क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। टाटे वाटेरे से मारने का तो सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको जरा सा भी बुरा बोलूंगा। हाँ, अनुशासन के मामले में आप पढ़ाई नहीं करोगे तब, डेली क्लास नहीं लोगे तब मैं हल्का सा कह सकता हूँ आपको, वो भी आपके भविष्य को दिखाते हुए कि देखो अपन ऐसे करेंगे ना तो हमारे परिणाम फिर ऐसे आएंगे। क्योंकि जो जीवन होता है ना वो आदतों का प्रतिफल होता है। जैसे जैसे हम आज कर रहे हैं वैसे वैसे हमें 6 महीने बाद में मिलेगा। सही है कि नहीं है। डेली जाके सुबह एक समोसा खा के आओ, शाम को समोसा खाओ, दोपहर में समोसा खाओ, 3 महीने खा के बताओ, 3 महीने बाद में फिर देखो कि कैसे दिखते हो तुम। सही है कि नहीं है। हाँ, फिर पेट सबको दिखेगा आपका। सही बात है नहीं है। तो वो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उम्मीदें खूब ज्यादा रखते हैं, उसके हिसाब से कर्म उतने करते नहीं है, तो फिर हमें दुख होता है कि यार हम तो ये चाह रहे थे हमें मिला ही नहीं। सही है कि नहीं ये बात। तो नर्वस होके पढ़ाई करनी नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपको लगता है ऐसा है कि आप सब कुछ जानते हो, ठीक है, लेकिन आने वाली घटनाओं को आप नहीं जानते हो। क्योंकि अभी जो एज है ना उसमें 4 से 5 साल में वो सब कुछ घटित होगा जो पूरे जीवन में घटित होता है, वो एक साथ ही होना है। सही है बात। वो एक साथ अभी होना है। आप बोलोगे कि यार 2 साल 5 साल आगे पीछे हो जाता, नहीं, लेकिन वो साथ ही होगा। कैरियर भी अभी बनेगा, ठीक है। हाँ, दिल में अरमान भी सजेंगे, अरमान टूटेंगे भी, रोओगे भी, परेशान भी होगे, सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, और दुनिया को देखोगे भी, जानोगे भी, और ये महसूस भी करोगे कि पर्दा लगा हुआ है, पर्दा के पीछे घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो मुझे कई बार अपना भी टाइम याद आता है कि हम भी जब 12वीं पास किए थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, तो हमें ऐसा लगता था। अब आप बोलो कि आपको कैसे पता चला कि हमें ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा लगता था कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम जानते कुछ नहीं थे उस समय। बैठ जा बैठ जा। तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना। और एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी अजीब सी घटना यह है कि आपको लगेगा कि चीज ठंडी है जबकि वास्तव में चीज गर्म है। और आपकी इंद्रिया कहेगी गर्म नहीं है, ये तो ठंडी है, लेकिन वास्तव में वो गर्म है। तो आपको लगेगा कुछ और रियल में वो चीजें होगी कुछ और। आपको ये लगेगा ना ये ब्लैक है, जबकि सच में आपको लगेगा ब्लैक है, लेकिन होगा वाइट। और जो लगेगा कि ये बिल्कुल वाइट है, सच में वो ब्लैक होगा। तो ज्यादा खुद पे भी भरोसा मत करना, हर चीज को एनालाइज के मोड में हमेशा रखना। क्योंकि अगर हम फिक्स बना के चलेंगे ना कि वास्तव में ये ब्लैक है, तो जिस दिन वो व्हाइट हो गया उस दिन हमारी हालत खराब हो जाएगी फिर। तो ये मान के चलना है कि भरोसा अपनी आंखों पे भी नहीं करना है। जीवन है, किसी भी रूप में करवट ले सकता है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे 12th करते हैं हम या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते हैं, कंपटीशन में आते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन है ना मतलब बहुत बढ़िया चलेगा, कि अब तो शानदार काम होगा, बस अब जो तगड़ा सफर था ना वो तय कर लिया, और अब 12th बोर्ड हो गया,
स्कूल का लाइफ हो गया, अब डेली वो 9 बजे जाना और शाम को 3 बजे आना, और वो वाला काम नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है कि आप ये मान रहे हो कि किताब का आखिरी पन्ना है, जबकि रियलिटी यह है कि किताब का पहला पन्ना अब खुलेगा। ये चीजें आप 2-3 साल में देखोगे, और मेरे पास आने का आपको इन चीजों में ज्यादा फायदा मिलेगा पढ़ाई के मुकाबले भी, क्योंकि वो पेड़ है ना, वो बहुत तगड़े बन जाते हैं जिनको बचपन में हवाओं के हवाले छोड़कर पास बैठकर उनको बताया जाता है कि इन हवाओं के ऊपर जोर कभी नहीं चलेगा, तुम अपने तने में वो सामर्थ्य लाओ जो इन हवाओं के लिए टिक सको। और फिर वो बरगद का पेड़ हजारों सालों तक वहां जिंदा रह पाता है। जो कि छोटा था ना, तब हवा आती थी इधर जमीन को टच कर देती, फिर हवा आती थी इधर जमीन को टच करती थी, वो पेड़ ऐसा पछताता रहता था कि ये हवा मेरे को कितना डिस्टर्ब करती है। जबकि उस पेड़ ने जब अपने आप में बदलाव किया ना, तो हवा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आपने देखा होगा कि आज एक कीकर का पेड़ गिर गया, आज एक सफेदे का पेड़ गिर गया, आज एक नीम का पेड़ गिर गया, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि बरगद का पेड़ गिर गया, क्योंकि उसने हालातों से सीखा है, उसने अपने आप में बदलाव किया है, चलने वाली हवाओं को दोष नहीं दिया है, उसने जगह जगह इतनी जड़ें डाल दी है कि आप उसका मेन तना हटा भी दोगे तो वो दूसरी चीजों के ऊपर सर्वाइवल कर जाएगा। आपने देखा होगा कि तना है ना, वो जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो जगह जगह जमीन में तने वो जड़ों को ऊपर से छोड़ देता है कि कभी ना कभी तो जमीन आएगी। और सोचो कि वो जब जमीन से ऊपर से जड़े को छोड़ता है, जो जड़ें कोमल चीज होती है, वो जड़ें यहां से जब इस सफर को तय करी होती तो उनको कितना बुरा फील होता होगा। वो जमीन में रहने के लिए बनी होती है और वहां से पानी सोचने के लिए बनी होती है, लेकिन 4-5 साल का जो ये सफर है ना, जब वो हवा में रहती है उस समय उसको कितना तकलीफ होता है, उल्टी झूलती है उल्टी। तो ये जो सफर है ना आपका, ये उल्टी झूलने का सफर अभी स्टार्ट होगा। तो ज्यादा उम्मीदें मत करो ऐसो आराम की, और तुम अगर नहीं करोगे तो, और कुछ भी नहीं करोगे तो 4-5 साल बाद में आसपास का जो समाज है ना तुम्हें तोड़ के रख देगा, और तुम किसी भी प्रकार से नहीं रह पाओगे। तो बदलाव कहाँ से करना है मेरी इस लाइन के अकॉर्डिंग? बरगद के पेड़ की तरह बदलाव खुद से होगा, बदलाव खुद से होगा। लोग आएंगे तुम्हें मजबूत करने के लिए आएंगे, सताने के लिए आएंगे, परेशान करने के लिए आएंगे, घर के हालात ऐसे होंगे, बहुत सारी चीजें आपका सामना करेगी, रास्ता खूब सारी चीजें रोकेगी। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि नहीं भाई मेरे को बदलाव मेरे अंदर से करना है, तो फिर वो बाद में धीरे धीरे वो चीजें छटनी होती जाएगी। एक शेर भी जब जख्मी हो जाता है और उसके चला नहीं जाता है तो चारों तरफ उसके कुत्ते भौंकते रहते हैं, और ऐसे वो स्टाइल से ऐसे बैठते नहीं है कि कुत्ते ऐसे बैठकर चाय पानी पीते रहते हैं, और शेर ऐसे पड़ा रहता है। तो जो अंदर का जो है ना चीजें, उसको जगाना है, और वो सबके पास सामर्थ्य रखता है, लेकिन उसको पोषण क्या करना है? पोषण ऐसे ही करना है, समोसा वाला पोषण नहीं करना है उसको। दिमाग में समोसे वाले थॉट दोगे ना, तो 3-4 महीने बाद में पेट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पेट समोसा बनेगा ही बनेगा। और दिमाग में थॉट दोगे ना कि मेरे को हरी सब्जी खानी है, विटामिन लेने हैं, ये सब चीजें चलनी है, एक्सरसाइज करनी है उस प्रकार से, तो 3 महीने बाद में वैसा ही नजर आएगा। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग के अंदर जा रही हुई चीजों के ऊपर लोक नहीं लगाया और उनको व्यवस्थित नहीं किया, तो आप 3 महीने बाद में अपने आप पे कंट्रोल करने वाले बच्चे नहीं रहोगे। आप लाख कोशिश कर लो, न पढ़ पाओगे, न सीख पाओगे, न कुछ कर पाओगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो काम है ना अभी जो मैंने बता रहा, ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। फट तो बहुत ज्यादा ले, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और जब खुद को ही नहीं संभाले जाएगा तो पढ़ाई तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। कैसे ही कर पाएगा? सही है कि नहीं है? पढ़ाई का तो महत्व ही नहीं रहेगा उस समय। अब चलो ये बात तो हो गई, ये तो ये हो गया कि थोड़ा सा अपने को कैसे चलना है, कैसे देखभाल के करना है। अब बात करते हैं हम अपनी एग्जाम की। देखो बाहर में हर एक बच्चे के पास उतना नहीं बोल पाया। आपका क्या नाम था? गौरव।
इस गौरव से तो मैंने पूरी बात कर ली क्योंकि इनके पिताजी इनके साथ आए थे, और बाकी इन सबसे मैं पूरी बातें नहीं कर पाया। ठीक है, आपको कोई भी मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आज कल और परसों 3 दिन क्लास ले हो, 3 दिन क्लास के दौरान या क्लास होने के बाद में सबके साथ भी पूछ सकते हो, अकेले भी पूछ सकते हो। कोई भी मेरे से रिलेटेड या अपने सिलेबस से रिलेटेड या अपने कोर्स से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात होगी, मैं उसका 100% ईमानदारी से जवाब दूंगा। मेरे फायदे का जवाब जरा सा भी नहीं दूंगा। ये नहीं है कि भाई मैं आपको मेरे फायदे के लिए आपको आकलन दे दूंगा या मेरे फायदे के लिए आपको जवाब दे दूंगा कि भाई नहीं तुम यही कर लो यही कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग देते नहीं है, लोग अपने फायदे के लिए देते हैं। एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे को आर्मी की तैयारी करवा देते हैं क्योंकि हमारे आर्मी का बेच चल रहा है। एनडीए की योग्यता रखने वाले को हम आर्मी बना के रहेंगे और तू बनेगा, पक्की बात है। और वो फिर उसका एनडीए की तैयारी, उसका तो दिमाग तेज था, फिर वो आर्मी के फिजिकल में रह जाता है। ठीक है, तो ये मेरे से काम नहीं होगा। मेरे से लगेगा ना कि आपका, और आप बोलो कि देखो कुछ बच्चे मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, वो मेरे को डायरेक्ट ही बोलते सर मैं किसकी तैयारी करूं, तो मैं ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज दे के उनको रिप्लाई नहीं देता। अब वो बच्चे घर पे बैठे बैठे ये सोच रहे थे कत्तो ज्यादा ईगो दिखाओ जे, काई नाटक करे जे, फालतू में एक बेच चलाओ जगह कमाना तो इतरा रहा चेरिया। ठीक है ना लेकिन वो रिप्लाई में क्यों नहीं देता? मैं इसलिए नहीं देता कि कैसे बताऊं मैं भाई इसकी प्रवृत्ति कैसी है। हाँ दे दो, सबको दे दो। हाँ सबको देना है, सबको ही देना है, मतलब जितने भी है सबको। तो उस बच्चे की प्रवृत्ति का जब मुझे पता है ना, उसको मैं एक लाइन में क्या बोल दूं कि इसकी तैयारी कर ले। देखो कैसे पता चलेगा 10th में कितना बनाया, 12th में कितना बनाया, उस भर्ती में आने वाली सब्जेक्टों में उसके कितने मार्क्स रहे, उसके पिताजी क्या काम करते हैं, ठीक है, पिताजी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कितने भाई बहन है, कैसा परिवार है, पैसे का स्रोत कहाँ से है, किस प्रकार से पैसे आ रहे हैं। और फिर बच्चे से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, ऐसे टटोला जाता है बच्चे को। अब मैं उसको बात करते करते ये करूंगा कि यार अभी है ना, मतलब अपने सिंदूर ऑपरेशन किया था, आपको कैसा लग रहा है ये। अब मैं उसको ये नहीं पूछ रहा कि तुझे एनडीए की करनी है, एक XY ग्रुप की करनी है, क्या करनी है। मैं अगर वो सिंदूर वाले में इंटरेस्ट दिखाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा इस फील्ड में जाने लायक है। या मैं फिर टीचर उचर के बारे में पूछूंगा या SSC की जो बारे में पूछूंगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछूंगा, तो उस बच्चे को पता नहीं रहता, लेकिन उस बच्चे को अपना इंटरेस्ट पता रहता है। उसके बाद में अपन 2-3 उसके लिए विकल्प बता सकते हैं। वो एक वन लाइनर नहीं होता है, हर आदमी की अपनी प्रकृति बनी होती है। कोई पर्सन, मैंने ऐसे भी देखा है कि कोई पर्सन मैंने पढ़ाया, मेरे पास उस प्रश्न को बताने के 3 तरीके थे। सपोज करो मैंने उसका एक तरीका बताया और ये मान के बताया कि ये तरीका ऐसा तरीका है कि मैं सब बच्चों को समझा दूंगा, मैंने ऐसा माना। ठीक है, एक बार आप ये सिलेबस का पेज ले लो, सभी ले लो। हाँ दे दो दे दो। हाँ अब सुनो, तो मैंने ये सोचा कि यार ये 3 तरीकों में से है ना, ये एक तरीका ऐसा है कि जिसको मैं अच्छे से समझा सकता हूं और सारे के सारे बच्चे बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक है, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, सारे के सारे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, मैंने ये माना। लेकिन उस पूरी क्लास में मान लो कि 50 बच्चे थे, 49 बच्चे सीख गए और समझ भी गए, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जिसको ये तरीका 0% भी समझ में नहीं आया। और जिस तरीके को मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हार्ड मान रहा था, उस तरीके से उस बच्चे ने 100% सीख लिया। तो इस क्वालिटी का आप आदर किया करो। आप क्या करते हो, ओढ़ मत देते हो खुद को कि तू किसी काम का नहीं है, तू नकारा है, तू निकम्मा है, तेरे से होगा नहीं, तू फालतू फालतू का अपने अंदर ईगो बना के रखता है। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड सेट है ना, वो उसी तरीके का बन जाता है। खुद की प्रशंसा किया करो, खुद के अंदर ही अंदर बैठ के बड़ाई किया करो, अच्छा लगेगा। देखना सच में आपको आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा फिर।
गलती भी हो जाए ना क्वेश्चन तो ये कहा कर तू बहुत जोशीला आदमी है, तू देखना क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ कर लेगा, तू तगड़े तरीके से कर लेगा। आज तेरे से ये प्रश्न गलत हुआ ना पाइप टंकी का, अब देखना इस पाइप के अंदर घुस के इस पाइप टंकी को नहीं फोड़ दूं तो मैं देखना 5 दिन तक 5-5 घंटे में पढ़ूंगा और इस पाइप टंकी का तहस नहस कर दूंगा। एक तो ये विचार आ सकता है, दूसरा कैसे आ सकता है, पाइप टंकी आ रही कौन यहाँ, पहली बात तो मास्टर काम को कौन दिखो सबसे पहले तो फिर खुद के ऊपर आओगे कि मैथ पढ़ी नहीं जा सकती है, मैथ हार्ड है, किताब से ही नहीं है, वो से ही नहीं है, वहां पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ना चाहिए, तो उससे फिर वैसा ही माहौल बनता है, फिर दिमाग में वैसे विचार आने लग जाते हैं। चलो खैर, सबको मिल गया कि सिलेबस है? देखो सुनो इधर, ये तो रहा भाई रीजनिंग का, ठीक है, ये तो रीजनिंग का रहा, 1 से लेकर 28 तक के टॉपिक है ना। और एसएससी और रेलवे की जो भी भर्ती की एग्जाम है उसमें सारे जो आए हुए टॉपिक, जो जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछता है वो सारे टॉपिक है, ठीक है। कैसे पढ़ाएंगे, पहले सर कॉपी में 5, 10, 20%, 30% जितना भी टॉपिक वाइज लगेगा वो आपको नोट करवाएंगे, ठीक है। जितना भी टॉपिक, जैसे मान लो ये घड़ी चालू करवा दिया सर ने, तो घड़ी से रिलेटेड जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखा दिए, मैं कोई फिक्स डाटा नहीं दे सकता क्योंकि वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में या कोई याद करने वाली बात या कोई ट्रिकी बात है जो कॉपी में लिखा दी जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि आपको एक सीट दी जाएगी, ठीक है। सीट में एसएससी और रेलवे की भर्तियों के एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो भी टॉपिक के हिसाब से रहेंगे कि कोई टॉपिक छोटा है तो उसमें कम क्वेश्चन रहेंगे, कोई टॉपिक बड़ा है तो उसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम क्लास रहेगी और प्रॉब्लम क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ लेने हैं, ठीक है। इसी दौरान आपको क्या करना है, जैसे आप सर कॉपी पढ़ाना स्टार्ट करें वैसे ही आपको पेपर रखने हैं पिछले ईयर के, पिछले ईयर के पेपर रखने। जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कोई दिल्ली पुलिस की करा है तो दिल्ली पुलिस के रख लो, एसएससी सीजीएल की करा है तो सीजीएल के रख लो। उस पेपरों में वो टॉपिक ही पढ़ना है और कोई सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी योग्यता आप में आ ही जाती है वो टॉपिक पढ़ते हो कि ये इस टॉपिक का प्रश्न है। तो 25-25 प्रश्न आते हैं, उनमें से इक्का दुक्का प्रश्न निकाल के आप 50 पेपर भी करोगे तो आराम से आपको 50 से 60 प्रश्न मिलेंगे। कोई भी जरा सी भी बातें नहीं करे, मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, सबके लिए है ये, कोई अनोखों के बच्चों के लिए नहीं है। तो वो पेपर से वहां से निकाल ले, ठीक है। और आपकी जब प्रॉब्लम बताई जाती है तब पेपर में से भी प्रॉब्लम पूछ ले, फिर नया टॉपिक चालू अगर इसी तरीके से सर्किल से गुजरेगा। अब अगर ये चेन टूटती है, इस चेन में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को वो बात बता सकते हो, मेरे को वो बात बता सकते हो कि सर ये लगातार टॉपिकों में ये चेन टूट रही है और कहीं ना कहीं हमें इसका दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लेकिन उससे जस्ट पहले की बातें, आप अपनी जगह भी सही रहोगे, डेली क्लास लेने वाले रहोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं ये काम तभी करूंगा जब आप सही रहोगे, लेकिन आपके काम तभी लगेगा जब आप खुद भी सही रहोगे। डेली क्लास लोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीट निकालोगे। अब मान लो आपने कॉपी ढंग से बनाई ही नहीं, तो कॉपी ढंग से बनाई ही नहीं, कॉपी में आपने क्वेश्चनों को किया ही नहीं, तो सीट तो आपके लिए पहाड़ बन जाएगी, फिर सीट के सारे प्रश्न आएंगे ही नहीं, फिर आप बोलोगे सर को कि 100 के 100 बताओ, तो वो 100 के 100 कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको भी इस पूरी प्रोसेस में अपनी जगह अच्छा रहना है। बाकी संस्था अपनी जगह अच्छी नहीं रहती है तो मेरे को आप इस चीज के बारे में हमेशा बता सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान लो फिर भी मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा, आप भी मेरे ऊपर भी अविश्वास करके चल सकते हो, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर लगभग 100 के प्लस वीडियो है, सब वीडियो पे जाके कमेंट कर दो कि कोई बात नहीं सुनते, मैं ये बोले थे, ये बोले, तुम मेरे से बदला ले सकते हो कैसे भी, ठीक है। सही है कि नहीं है? तो ऐसी कोई नौबत आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जो काम कह रहा हूँ वो
वो उतना ही चला रहा हूँ जो मेरे बस का है। तो ये तो रहा रीजनिंग का मैथ, ये रहा अपना मैथ का। मैथ में भी वही सेम प्रोसेस रहेगी जैसा कि मैंने रीजनिंग के लिए आपको बताया है, लेकिन मैथ में अब एक प्रोसेस हो रहेगी, क्योंकि जो मैथ के अब तक के जो बैच मैंने बताए हैं उनमें जो मेरी सीट थी, मैं उन सीटों को 100% चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कल भी मैंने इस चीज पे लगभग 5 से 6 घंटे का समय दिया था। 2024 के और जो 25 के अब तक के पेपर, राजस्थान की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, उन एग्जामों में एक एक टॉपिक के क्वेश्चनों को उठाना, उनको इजी से हार्ड की तरफ से जमाना और फिर उनको टाइप करवाना, फिर उनको प्रूफ रीडिंग करके वापस फिर सीट के रूम में देना। तो ये अब से नई सीटें मैं इस बेस से लागू करूंगा और मैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव मैथ में, मतलब आपको पुरानी सीट नहीं मिलेगी। मैथ के लिए मेरे को थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इस मामले में, लेकिन इस बैच में मैं क्या करूंगा कि अब बिल्कुल अपडेट मटेरियल आ जाएगा। रीजनिंग की सीटें अभी 2-3 महीने पहले ही बनी है, तो रीजनिंग की सीटों में चेंज हम करेंगे नहीं। अभी रीजनिंग की सीटों में एसएससी रेलवे के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मैथ की सीटों में हम चेंज कर देंगे, क्योंकि मैथ की सीटों को 5 से 6 बैचों में मैंने पढ़ा दिया, अभी जस्ट यहाँ आपने भी पढ़ा दिया। ठीक है, हालांकि ये पुरानी सीटें भी पर्याप्त है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है सब्जेक्ट का। जीके थोड़ा है जो चीजें बदलेगी, सब्जेक्ट है वो तो उसका तो कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा। 1980 में भी आपके पापा ने द्विघात समीकरण पढ़ा था, तो आज भी आप द्विघात समीकरण वैसे ही पढ़ोगे कि माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला पढ़ोगे उसका सोल्व करने का, तो वही पढ़ेंगे। तो ये चीजें रहेगी। अब मैथ के टॉपिकों का जो क्रम है वो क्रम ऐसे रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा सरलीकरण, दूसरा रहेगा दशमलव बिन, तीसरा रहेगा साधारण बिन। ठीक है, फिर समय दूरी चाल रहेगी, नावधारा रहेगी, खेल दूरी रहेगा, आयु रहेगा, सांझा रहेगा, मिश्रण रहेगा, संख्या पद्धति, लैसे मैसे, औसत, प्रतिशत। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में दिया हुआ तो वहां से देख सकते हो, दोनों नाम बोलूंगा तो समय लग जाएगा। फिर लाभ हानि रहेगा, बट्टा रहेगा, वर्गमूल, घनमूल, घातांकनी, अनुपात समानुपात, मिश्र समानुपात, समय कार्य, पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और क्षेत्रमिति। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो सीजीएल के लिए आए हैं और सीजीएल में तो और टॉपिक भी है। तो और टॉपिक क्या है? एडवांस मैथ है। अब एडवांस मैथ में क्या है जी, एक तो आपका मेंसुरेशन टॉपिक उसी का है। ठीक है, ये तो कॉमन सिलेबस है जो कि हर भर्ती में आता है। ये तो चाहे आप दिल्ली पुलिस की दोगे तो भी सेम सिलेबस रहेगा, और रेलवे की भर्तियों में 90% तक यही आता है, और एसएससी की भर्तियों में भी 80% तक यही आता है। ठीक है, और राजस्थान की भर्तियों में भी 90 से 95% तक यही आते हैं। लेकिन चाहे 1% या हो कि भाई जब कोर्स है तो वो करवाना है। अब एडवांस मैथ में क्या है, एक तो क्षेत्रमिति है, एक त्रिकोणमिति है, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ज्योमेट्री है, एक स्टैटिक्स है। ठीक है, और एक डीआई है, और एक ये है एलजेब्रा है। ठीक है, कुछ बैंक की एग्जाम देने वाले बच्चों के वो भी टॉपिक होते हैं, कर्मचारी संचय वाले टॉपिक भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक भी होता है। ठीक है, कोई है जो अपनी यहाँ बैंक की तैयारी कर रहे हैं? चलो ये तो मेरी बढ़िया काम हो गया, नहीं मुझे लॉगरिथम टॉपिक भी पढ़ाना पड़ता है उनको, तो वो टॉपिक भी होते हैं। अब आप देखो, ये बात मान के चलो कि अगर सच बताऊं मैं आपको, सच बताऊंगा आपको, अगर मैं एडवांस मैथ का कोर्स कराऊं तो उसमें 4 महीने लगे। वो वाला कोर्स जिससे सीजीएल फाइट हो। कौन सा कोर्स? जिससे सीजीएल फाइट हो। ये ईमानदारी की बात है, जितना पूरी अर्थमेटिक में पढ़ने में समय लगता उतना ही ये एडवांस मैथ के 5 टॉपिक पढ़ने में समय लगेगा। कौन सा कोर्स के लिए? जो वास्तव में स्टैंडर्ड कोर्स हो। तो फिर मैं इसका क्या तरीका रखता हूँ, मैं इसका ये तरीका रखता हूँ कि जैसे कोई बैच फ्री होता है उसको 1-2 चैप्टर मैं ऑफलाइन में ढंग से करवा देता हूँ, मतलब पूरे लेवल के। फिर बाकी क्या करे, बाकी 1-2 पहले वाले बैच में कराए होते हैं। जैसे अभी मेरा जैसे जस्ट पहले उस बैच के बच्चे बैठे भी हैं कुछ, तो उस बैच में उससे पहले वाले में मैंने क्षेत्रमिति करवा दिया था, त्रिकोणमिति करवा दिया था, और ये दोनों टॉपिक मैंने लगभग 40-42 घंटे की क्लास अपने ऐप पे डाली हुई है। तो अब ये 40-42 घंटे में वापस खर्च नहीं करूंगा। अभी जो बैच फ्री हो रहा है उसको मैं ज्योमेट्री और एलजेब्रा करा के फ्री करूंगा। ठीक है,
और वो जो 2 टॉपिक हो गए ना, उसकी पूरी सीट, पूरी उसकी थ्योरेटिकल चीजें सारी की सारी ऐप पे बच्चा एक बार खुद अपने सिरे पे देखेगा। फिर मैं टाइम दे दूंगा, भैया बच्चा मेरे से टाइम ले लेगा, सर मैं 10-20 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, आप बता देना, मैं वो काम कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे वो काम बार बार नहीं करना पड़े। और देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मान लो मैंने ये दोनों टॉपिकों में 40 घंटे खर्च किए, अभी सोचना आप, अब मैं 40 घंटे में अगर तुम्हें पूरा कोर्स करवाऊं, जो कि भी करवाया जा सकता है, लेकिन फिर वो अधगल गगरी छल कर जाए वाली बात हो जाएगी। वो आधा ज्ञान रहेगा, उसे टॉपिक हार्ड ही लगेंगे, ना कभी तैयार होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे एक एक 2-2 टॉपिक एडवांस मैथ के बच्चे को करवा देता हूँ। फिर भी जैसे मान लो बच्चा मेरे से चाहिए, नहीं मेरे को तो सर सारा आपसे ऑफलाइन ही पढ़ना होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे अभी मैं 2-3 दिन बाद में प्लान कर रहा हूँ 11 बजे से 12 बजे की क्लास का, तो उस क्लास में क्या होता है कि मेरे पुराने बैच के जो पढ़े हुए बच्चे ना, वो भी सारे फ्री में आके पढ़ के जा सकते हैं। उस क्लास के लिए कॉस्ट नहीं ली जाती। जो बच्चा यहाँ पे कभी भी एडमिशन लिया है, चाहे साल भर पहले ही लिया है, वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक जब मैं एडवांस मैथ का कराता हूँ, वो आके कभी भी क्लास लेके जा सकता है। ठीक है, और उसका कोर्स अगर उसको जल्दी है तो वो ऐप पे कर ही सकता है। थोड़ा बहुत अपने को टेक्निकल चीज़ों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपका कोर्स करवा देता हूँ। रही बात फीस की, देखो 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मैं तो पहले दिन ही बता रहा हूँ, तो मैं बिना पढ़ाए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा तड़का बड़का तय तय क्या बोलते हैं, तड़े तड़े का, हाँ तड़का ऐसे ही होता है यार, नहीं चलो, तड़का बड़का 1% भी नहीं है। तुम सोचो कि रिसेप्शन पे बैठे हुए हमें आकर्षित कर दे, सर अंदर से कोई ढंग की सी ड्रेस व्रेस पहन के आकर्षित कर दे, ठीक है, वो नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा। कोई टाई बेल्ट लगा के कर दे, या आपसे अच्छी सी थोड़ी सी बात ढंग से कर ले, ठीक है, तड़का भड़के टाइप से हम इंटरेस्ट आपको नहीं कर सकते। या हम कोई गाड़ी से उतरते हुए तुम्हें फोटो दिखा दे, उसको डाल दे इंस्टाग्राम में, तुम्हें आकर्षित कर ले, नहीं होता है ये चीजें। हाँ, हम मैटर से रिलेटेड आकर्षित करेंगे, आप और बच्चों से मुकाबला कर सकते हो, उसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, बाकी और प्रकार से मेरे से आकर्षित करने की या हमारी टीम से आकर्षित करने की उम्मीद मत करो। हमारी टीम को भी 2 काम लगातार बताए जाते, एक साथ बता दिए जाते हैं तो फिर दोनों ही नहीं कर पाते हैं, ये खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो सीधा साधा काम है, कुछ साफ आप बोलो और साफ हम बोलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड काम है। इसके अलावा दो कि सर बुलाएंगे, जैसे मान लो गांधी जयंती आए, 5 सितंबर आए, या कोई विशेष घटना हो, उस पे आपको स्पीच के लिए जरूर इस क्लास में कोई कहा जा सकता है कि आप अपनी तरफ से बोलो या अपनी तरफ से कुछ बात रख दो। ठीक है, कभी ये सोचो कि कभी डीजे बाजेगा, डांस होगा, ठीक है, और डांस भी अजीब अजीब गानों पर होता है, निशिंग आ जाता है तुरंत ही फिर वहां पे। ठीक है, तो वो काम नहीं होगा साहब। ठीक है ना। हाँ, अब एक बात सोचो, किसी का जन्मदिन आ रहा हो, ठीक है, बधाई की उपेक्षा मत करना कि भाई बधाई देंगे सर हमें। हाँ हाँ, दुख हो, समस्या हो, तगड़ी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो बड़े भाई की तरह, कि नहीं अब मैं सर से कोई गाइडेंस लेना चाहता हूँ, वहां मैं तैयार हूँ। ठीक है क्योंकि फालतू के कामों में मेरे से एनर्जी नहीं होती। तुम सोचो कि सुबह मैं सर को गुड मॉर्निंग करूंगा, सर भी वापस गुड मॉर्निंग करेंगे, मैं 2-3 दिन में डांट दूंगा अगर गुड मॉर्निंग ऐसे हो गया तो। ठीक है, ये कहाँ आपको अगर मेरी जरूरत है, कहीं कोई समस्या में जरूरत है, कोई तकलीफ में जरूरत है, मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन चोचलों में तैयार नहीं हूँ भाई। ठीक है ना, और वो आपको भी नहीं करने चाहिए। कैरियर बनाना चाहिए, आपके घर पे रोटी सिर्फ आपकी वजह से जाएगी, पूरी क्लास का सिलेक्शन हो जाएगा तो भी नहीं जाएगी। और अगर आपका टीचर पूरी क्लास के सिलेक्शन के टाइम पर बिजी है और आपको उस समय नहीं देख रहा है, तो वो आपका नुकसान कर रहा है। अगर आपका टीचर किसी को शुभकामना देने में या कहीं डीजे बजवाने में, कहीं नाटक करने में बिजी है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में दिक्कतें होती है, ऐसे तैयार नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि 2 दिन की मेरी कोई छुट्टी हो गई या मैं क्लास नहीं ले पाया, तो आप मेरे को या सविता को बोल के जा सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं रोका टोका जाएगा। हाँ, कभी भूल जाएंगे तो हम जरूर चाहे आगे पीछे कर दे, लेकिन आपको ऐप के ऊपर क्लास को अनलॉक कर दिया जाएगा, तो वो सारी की सारी आप क्लास रिकॉर्डेड उसको देख सकते हो, जो यहाँ ऑफलाइन में हुई है वो आप देख सकते हो। आप बोलोगे कि पूरा ही कोर्स दे दो, फिर ही पूरा कोर्स दे दो, तो उससे क्या होगा कि ऑफलाइन की सजीवता खत्म हो जाती है। फिर
ठीक है, तो हमें भी पता चलता है कि यार ये बच्चा बार बार ही क्लासों को अनलॉक करवा के जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू रेगुलर क्लास ले। और इसके अलावा आप सोचो कि मैथ और रीजनिंग में ऑनलाइन कहीं से पढ़ लो तो, कि देखो कम बच्चे सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आई कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। जीके और जीएस में और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो क्या कंटेंट के दम पे चलती है वो चीजें, और ये चीजें चलती है आपकी स्किल के दम पे। जैसे कार सीखना हो, ठीक है, ये चीजें स्किल के दम पे चलती है। बाइक चलाना सीखना हो, वहां पे देख के ही बता सकता है कि क्या चीजें है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। अब ये सारी बात हो गई। अब पुराने बच्चों में से अगर कोई बच्चा चाहे, देखो मैं किसी प्रकार का कोई पैसा किसी से नहीं ले रहा, मैं ये 3 टॉपिक सरलीकरण, दशमलव बिन और साधारण बिन, क्योंकि कुछ बच्चों का भी पूरा कोर्स नहीं हुआ था, थोड़े लेट जुड़ते हैं उनका, तो सरलीकरण, दशमलव बिन और साधारण बिन नई सीटों के हिसाब से मैं वापस करवाना चाह रहा हूँ, जिससे क्योंकि पुराने बच्चों में भी जिसकी कैलकुलेशन वाली समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, और बाकी फिर वो टॉपिक मैंने ले लिए जो आपने मेरे को निश्चित किया था। तो जैसे किसी का यहाँ तक हो जाता है तो वो यहाँ फ्री हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ फ्री हो जाएगा। मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं लिया, फिर ये आगे से फिर वो रिन्यू हो ही जाएगा जो चीज़, ठीक है। तो कोई बच्चा ये कहे नहीं मैं तो ये 3 टॉपिक भी दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, मेरा तो बेसिक बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं उसकी जैसे जब तक ये बच्चे यहाँ तक आते हैं ना, तब तक मैं फिर एक बार रीजनिंग के बाद में 1-1.5 घंटे क्लास रख लूंगा, ठीक है। अब मैं इसी टाइम में तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन रीजनिंग के बाद में जैसे 11 से 12:30 की अपन क्लास रख लेंगे, जिसमें इनका 7-8 दिन में ये तीनों टॉपिक होते हैं, तब तक मैं आपको वहाँ 2-4 टॉपिक करवा दूँ, ठीक है। वो उन्हीं के लिए हैं जिनका बेसिक बहुत टनाटन है, और जो अपडेट सीटों के साथ ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते। मैं फीस नहीं ले रहा किसी प्रकार की, लेकिन अगर पूरे कोर्स के दौरान एक बार 3 बेसिक टॉपिक वापस हो जाते हैं तो वो बच्चे को भी बहुत काफी बूस्टर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कोई किसी के साथ कुछ दिक्कत नहीं है। और इन 3 टॉपिकों के दौरान अब तक जो भी पढ़ा उन सबका रिवीजन कर लो इतने दिनों में। भाई 10 दिन के अंदर आप 15 टॉपिकों का रिवीजन कर लो, तो वो बढ़िया, हर टॉपिक के 15-15, 20-20 क्वेश्चन निकाल लो, और इन तीनों से आपको बेसिक मजबूती हो जाएगी। फिर भी नहीं हो तो मन में मत रखना, मुझे कह देना, मैं अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है। सही है बात। फीस के मामले में ये मैंने बता ही दिया। और देखो इसके अलावा किसी के पिताजी अगर एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स सिर्फ 1500 रुपये में ही है, ठीक है। ये आज से नहीं है, पहले दिन से ही है, उसको 1501 रुपये भी नहीं लिया जाता, तो सिर्फ 1500 रुपये में है ऐसे बच्चों के लिए। और फिर भी कोई बच्चा अगर ओरिजिनल दिक्कत है कि नहीं सर मैं पैसे थोड़ा अरेंज नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको पढ़ाई ऐसी करके दूंगा कि आप ये महसूस करोगे कि आप किसी गलत बच्चे का सहयोग नहीं कर रहे, तो मैं आप चाहो कि वो फीस लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे को बस इतना ही संतोष होना चाहिए कि हाँ किसी बच्चे की मैंने किसी भी माध्यम से हल्की फुल्की हेल्प करने की कोशिश की, फिर आप चाहोगे। लेकिन घर पे अच्छे खासे पैसे हैं, 800, 900, 1000 रुपये का रिचार्ज करवाते रहते हो, उस बच्चे का पैसा कम नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको लगता है ना कि वास्तव मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर मेरा पूरा सपोर्ट ले, फिर मैं उस चीज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अपने पास भगवान दे रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं किसी प्रकार के, ठीक है। हाँ, चलो। हाँ, कोई ये सोचे कि सर किस स्तर की होगी, कि मेरे को तो सर मान लो कि दिल्ली पुलिस की करनी है, या मेरे को तो सीजीएल की उस करनी है, या मेरे को तो राजस्थान पुलिस की करनी है। तो देखो भाई एक बात आप क्लियर मान लो, 4th ग्रेड में भी वही सब बैठे हैं जो सीजीएल की कर रहे हैं, है ना। 4th ग्रेड में वही बैठे हैं, 4th ग्रेड में एमए बीएड की हुई भी बैठे हैं, और 4th ग्रेड में वो भी बैठे हैं जो आरएस 2-3 बार फ्री निकाल लिए, मैं जानता हूँ ऐसों को भी, ठीक है ना। तो ये भूल जाओ कि भर्तियों का पेट वो जो लेवल का कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे परीक्षा देने वाले वही है, तो लेवल तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। ओ अभिलाषा बैठा है, इनको उधर किस उस पे जाओ, 3 नंबर वाले पे, इधर भेजेगी, ये सब चालू लड़की है, पीछे वाले पे चले जाओ ना, आराम से बैठ जाओ। अभिलाषा ये क्या काम पढ़ो लो, अरे 2-3 भाया के यानी की जगह शादी कर दिया है 2-3 भाई से जना, तो फिर कोई बात को ना। चलो देखो,
तो लेवल क्या, सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा कि हल्का फुल्का से काम चल जाएगा। अरे एक लास्ट बात और बता दूं, आप ये सारी बातें ना एक लिंक देंगे हम, है ना, उससे सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि आधे घंटे बता दिया तो वो सारा दोबारा नहीं बताया जाएगा, ठीक है, उससे सुन लेना, वो सारी बातें बता दिया मैं इनको, सब जो भी बताना था। एक लास्ट बात और बता दूं, ठीक है, अगर मैंने ये बात मानी है, अगर प्रयास अच्छी दिशा में हो ना, प्रयास अच्छी दिशा में हो ना तो गति मायने नहीं रखती है, और प्रयास अगर गलत दिशा में हो तो भी गति मायने नहीं रखती है। क्योंकि जाना जयपुर है और भागोगे सीकर की तरफ तो 5000 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग लो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, और जाना जयपुर है, जयपुर की तरफ जाओगे ऐसे लेट लेट के जाओगे ना तो भी पहुंच जाओगे। तो मैं तो रीजनिंग में गति चाहे मैं आपको उतनी नहीं दे पाऊं कोर्स में या किसी भी प्रकार से, ये मानो, लेकिन मेरी दिशा बिल्कुल एक्यूरेट होगी। आप 7-8 टीचरों से भी आगे पढ़ के भी आओगे तो भी यही महसूस करोगे, नहीं सर बढ़िया थे, उनसे पहली बार पढ़ लिया, वास्तव में जड़ से ही सारा काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चाहे कोर्स के दौरान आपको कैसा ही महसूस हो, लेकिन मेरे से पूरा कोर्स पढ़कर जाकर और किसी से भी पढ़ोगे, चाहे बड़े से बड़े टीचरों से पढ़ोगे, तो भी आपको हमारे जो आपस में बॉन्डिंग बनी है ना उसमें आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको गलत दिशा में खींच देना और फिर वापस सही दिशा में देना, तो वापस सही दिशा में आने के बाद में सही दिशा में जाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो चाहे वो लाइन है ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करना सिखाऊं, जो तौर तरीके सिखाऊं, उनमें हो सकता है आपको शुरू में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, क्योंकि वो सारे है ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेथड है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं देखो कुछ टीचर ऐसे भी चलते हैं जो मैथ में टाइप वाइज चलाते हैं, तो एक क्वेश्चन क्या है एक टाइप का करवा दिया, अब उसके नीचे देंगे 4 प्रश्न, और चौथा क्वेश्चन आते आते बच्चा फूल जाएगा, अरे वाह सर क्या टीचर है वो, बहुत ही गजब टीचर। और मैं क्या करूंगा, मैं पहला कैसा, दूसरा कैसा, तीसरा कैसा, चौथा कैसा, पांचवा कैसा, और 5वें तक आते आते बच्चे का दिमाग खुश हो जाएगा, यार हो रही हो कहीं से, नहीं समझे बात को। लेकिन आप सोचो इससे निकल के जाएगा ना, इससे निकल के जाएगा तो वो सीखेगा कि हम तरीके के आधार पर नहीं चल रहे, हम क्वेश्चन के आधार पर चल रहे हैं, और क्वेश्चन के बोलने के अकॉर्डिंग हमारा तरीका आ रहा है, नहीं कि तरीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बदलाव क्वेश्चन से होगा, बदलाव क्वेश्चन से होगा। तरीकों के आधार पर क्वेश्चनों को रट के जाओगे तो अगला क्वेश्चनों को बदल देगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी 3-4 महीने, चाहे कितना ही अच्छा महसूस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग सकता है शुरू शुरू में कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो, लेवल का सहारा ही पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू क्लासे उलासे लेनी ही पड़ेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और सफर है इसको तय करना ही पड़ेगा, झूठे सपने, कम मेहनत में उम्मीदें ज्यादा वादा, ये कुछ नहीं रखना है, काम करना ही पड़ेगा। और लास्ट लाइन बोल रहा हूं कि सफलता और असफलता की छोटी सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। आप सबको इस बात का पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जब बात का पता हो कि ये बात गलत है, पढ़ाई के लिए सही नहीं है, इस प्रकार से समय खर्च करना गलत है, फिर भी तुम उस सही वाले मन को मार कर करते जाते हो, तुम्हें सफलता का चेहरा कभी नहीं दिखेगा, एक दिन असफलता सामने आके खड़ी हो जाएगी। और तुम्हें पता है सही क्या है और गलत की तरफ दिमाग जा रहा है, उसको रोक कर सही करते जाते हो, 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 हजारों बार खुद को रोकना पड़ेगा और फिर सही करना पड़ेगा, तुम्हें सफलता ही दिखेगी फिर। यानी फिर से समझो, यह आपका शानदार सा चेहरा है, ठीक है। इसके मन में 2 थॉट आएंगे, थॉट नंबर 1 और थॉट नंबर 2। आपको यह हमेशा पता रहेगा कि थॉट नंबर 1 मुझे लक्ष्य की तरफ दूर लेके जा रहा है और थॉट नंबर 2 मेरे लक्ष्य की तरफ जाने वाला है। आपको इस बात का पता रहेगा, बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, आपको खुद को पता है।
कि कौन सा लक्ष्य के पास ले जा रहा है, कौन सा दूर ले जा रहा है। लेकिन पता होने के बाद भी दूर ले जाने वालों के साथ जाना, बार बार साथ जाना, 1000 बार, लाख बार साथ जाना हमेशा असफलता को लेके आएगा। और पता होने के बाद में इसको रोक के इसके पास जाना, इसके पास जाना, 1000 बार जाना, लाख बार जाना हमेशा सफलता को लेके आएगा। वो छोटी सी चीज से शुरुआत हो जाएगी। बस इतना ही इस चीज पे ध्यान रखना, ये बहुत बारीक बात है। ये आपको दिन में है ना 10 फैसले, 100 फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों को देखो कि पक्ष में कौन सा है, विपक्ष में कौन सा है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही पक्ष में ही जाओ। 10 दिन में 1 दिन मान लो, पढ़ाई वालों को नहीं माना, लेकिन 9 दिन तो मानो। और जिसको ज्यादा मानोगे ना, फिर उस काम में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जिस बात को ज्यादा मानोगे उस काम में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और जिस बात को नहीं मानोगे उस काम में फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो कुछ पुराने बच्चे हैं, अगर ये तीनों टॉपिकों में किसी का इश्यू रहे तो वो मेरे को बता देना, मैं 11 से क्लास लगा दूंगा। ठीक है ना। बाकी ये 3 अपन नई सीट के हिसाब से रिन्यू करके आगे तो आपको कोई है ही नहीं, वो तो सबका भी उसी प्रकार से, क्यों ना। चलो शुरू करिए। फिर शुरू करने से पहले चेक कर लिया जाए, आपको पुरानों को भी कर ले, नए को कर ले। हाँ, अरे मुझे पता चल जाए, नए को ही पूछे। अच्छा अच्छा, नेट क्लास में लंबी लूंगा क्योंकि नेमीचंद जी के है ना, मतलब मामा जी की तबीयत खराब हो गई। अभी मेरे को पैर जमोड़ी में लेते, चोमू लेके गए हैं, वो टेक केयर ऐसी समस्या है, तो क्लास में लंबी लूंगा, तो टेंशन मत करो। चलो इस बच्चे को पूछते, खड़े हो। ये बच्चा, ये मान लो कि मेरा फेवरेट बच्चा होने वाला है आज। मुझे पहले दिन ये 2 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में मुझे पता चल गया। वो नहीं है किसी को देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, और ये सच में काफी अच्छा करेगा, देखना भविष्य में फेस पे दिख जाता है बच्चे के। चाहे ये कहीं भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि अब ऐसे बोल के इसको पक्का कर लूं। ठीक है, 12th मैथ से की हो ना, है ना। मैं है ना ऐसे सारी परसेंटेज परसेंटेज बातें बातें पूछूंगा, इनमें ये कोई भी मजाक उजाक नहीं उड़ाते हैं। इसे आपस में सब एक भाईचारा से बोलता है, सबको आपको खुल के रहना है, सबको है ना बोलना किसी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म बताओ आप। सब अपने स्तर पे अपने अपनी रफ कॉपी में थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं अतवाद सॉल्यूशन बताते रहूंगा। आप परेशान हो रहे होंगे, पीछे वाली सीट पे चले जाओ, मेरे को लग रहा है ऐसे नहीं बता पाओगे, कोई बात। इसके बारे में मैं ऐसे ही चीज पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मौखिक दिया जा सके। हम्म, अभी 12th इस बार ही की हो आप भी? 12th की हो इस बार ही? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से? आर्ट्स से की हो? तब तो भाई आर्ट्स वाले से क्या ही उम्मीद करे, मैथ वाला बच्चा ही मना कर रहा है तो आप खड़े हो ना। हम्म, माइनस का 1 आएगा। आप भी आर्ट्स से किए हो 12th? हाँ, फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन कौन से सब्जेक्ट से? आर्ट्स से हो। ठीक है, अभी कहीं की तैयारी करोगे, किस भर्ती की तैयारी करोगे? एसएससी की। बैठो दोनों, आप भी बैठो। आप बताना चाहोगे? नहीं चाहोगे? आप भी नहीं? प्लस का 1, आप खड़े हो ना। आप क्या कर रहे हो, अभी कॉलेज कर रहे हो? कौन सा ईयर है? फाइनल की एग्जाम दे, मैथ से हो ना? फिर
8 से यू, ऊपर वाले के बता सकते हो? चार बटा दो, ये 3/2। ठीक। एक तो ना चेहरे पर जरा सा भी गलाने का भाव नहीं आना चाहिए। आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो गलत बता के भी, ठीक है ना, आराम से रहो। चलो ठीक है, बैठो। आप बता सकते हो? हाँ, ऊपर वाले का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इन सबका पर्दाफाश करेगा आशीष। आशीष खड़ा है भाई। नीचे वाले का तो क्या आएगा आशीष? प्लस का 1 आएगा। ऊपर वाले का क्या आएगा आशीष? थोड़े सिंप्लीफाई फॉर्म बता दो इसका, थोड़ा सरलीकृत रूप बता दो। हम्म, पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करें। तो 2 की पावर -1 बटा 2, मनीष बता रहे। 2 की पावर -1/2, फिर कहाँ से आएगा 1/4? 1/4 कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, नहीं उसमें उस जगह लिखूं क्या, मुझे ये बता दे। हैं? हाँ, 2 की पावर 2। इसके ऊपर 1/4, ऐसे है कि ये पावर में? ऐसे ही? ये 2 के गुणा में है, 2 के पावर में है? 2 की पावर में है। ठीक, खड़ी हो। बता। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 4 हो गई, ऐसे। 2 का ही स्क्वायर करूं पहले? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसकी पावर 1, 4 की पावर 1/4। हाँ, यही है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। चलो बढ़िया है, बैठो। हम्म, बढ़िया जगह फट रहे हो तो थे भी। अति बुरी बेइज्जती कराओ तो बताओ। चलो देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 3 में से है ना 2 को माइनस करते हैं। क्योंकि जो ऊपर ये लाइन लगी हुई है इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ये लाइन ब्रैकेट क्या होता है कि पहले जो इसके जो नीचे की साइड में आ गया सिर्फ उन्हीं को सोल्व करना होता है। और ये जो चिन्ह है ना, ये जो साइन का माइनस का साइन है, ये भी 3 का नहीं माना जाएगा। ये भी इन दोनों से जो सोल्व होके आएगा उसके साथ लगेगा ये चिन्ह। तो हम देखेंगे कि 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचता है 1। और 1 के पास ये माइनस है तो वो बनेगा -का 1, और बाहर माइनस का चिन्ह और आएगा। और माइनस से जब माइनस गुणा होते हैं तो चिन्ह किसका हो जाता है? प्लस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो +1 था। ठीक है, और जब हम धीरे धीरे देखेंगे तो और चीजें देखेंगे। इस प्रश्न में आपने अधिकांश बच्चों ने मात खाई है, ये कोई ज्यादा जटिल नहीं था। आप हमेशा देखो कि ये जो इस टाइप के चिन्ह होते हैं इनको हम ऐसे तो लिखते हैं इसकी पावर 1/4। ऐसे अगर 6 हो तो हम क्या लिखेंगे? अक्स की पावर 1/6। अगर ऐसे 100 हो तो हम क्या लिखेंगे? अक्स की पावर 1/100। और अगर हमारे पास ऐसे कुछ भी नहीं हो तो हम लिखेंगे अक्स की पावर 1/2। उसी को तो हम स्क्वायर रूट बोल रहे थे। और अगर हमारे पास यहाँ 3 हो तो हम क्या लिखेंगे? अक्स की पावर 1/3। ये सभी तो करते हैं। तो जैसा ही इसमें दे रखा है कि 2 की पावर -1/2, तो एक अलग से संख्या है ही जो नीचे अक्स की तरह काम कर रहा है। और ये जो 4th रूट है ये इसके पावर में जाएगा 1/4, ऐसे। और हमेशा ये जब ब्रैकेट हटता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की पावर 1/2 गुणा
1/4, तो लिखेंगे 2 की पावर माइनस का 1/8। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ऐसा होता है कि 1 1 से गुणा होगा, 2 4 से गुणा होगा तो 8। अब आप क्या कर सकते हो, इसको वापस ऐसे चाहो तो लिख सकते हो माइनस का चिन्ह तो इसके साथ रहने दो, 1/8 को बाहर लगा दो। अब 1/8 को वापस आप लिख सकते हो 8√2 की पावर माइनस का 1, और फिर इसको आप और लिख सकते हो 8√1/2, और फिर आप इसको और लिख सकते हो 1/8√2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो थोड़ा ज्यादा भारी पूछ लिया था ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इस टॉपिक में 3 बात देखेंगे। एक तो हम देखेंगे सिंपल जोड़, बाकी गुणा भाग। दूसरी चीज हम देखेंगे बोर्डमास रूल। और तीसरी चीज हम जो देखेंगे इसमें बीजगणितीय फॉर्मूला देखेंगे, एलजेब्रिक फॉर्मूला। टॉपिक का नाम लिखे, तीनों बिंदुओं को लिख लीजिए। जिनके पहले से लिखे हुए हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी। एलजेब्रिक फॉर्मूला। लिख लिए? सब लिख लिए ना? ठीक। अब देखो इधर ध्यान दीजिएगा। अब आपको जगह जगह ना ऐसे छोटे छोटे स्टार लगाने हैं। इन स्टारों में कुछ बातें रहेगी, फिर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर कुछ बातें रहेगी, फिर कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यानी मैं आपको कॉपी में वो सारा मटेरियल करा दूंगा जिससे आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड किसी भी भर्ती में आए हुए प्रश्न को निकालने लायक बन जाओ। ठीक है, तो आपको स्टार की बात को समझना है, फिर उस बात के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, फिर बात आएगी, फिर क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा कुछ चलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की बात करें, मैं अब थोड़ा सा आपको फिलोसॉफिकल लेके चाहता हूं ताकि आप सब्जेक्ट से जुड़ सको। तो जैसे कि इंग्लिश में ABCD के ऊपर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, ऐसे ही हिंदी में भी कुछ चीजें हैं उनके ऊपर पूरी हिंदी टिकी हुई है। ऐसे ही मैथ में ये बातें हैं, 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती है ये है, इस पे पूरा गणित टिका हुआ है। गणित की वर्णमाला यही है, गणित के अल्फाबेट यही है। और सबसे रोचक बात आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो भारत के किसी कोने में बैठकर भी पढ़ा जाए और इस धरती पे जहां जीवन है उसके अंतिम छोर पे भी पढ़ा जाए, सेम ही पढ़ा जाएगा, उसमें बदलाव है ही नहीं। और ऐसा किसमें होता है जिसमें बदलाव न हो? सत्य में। सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य के ऊपर किसी भी चीज का, किसी भी सीमा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गणित एक तो इतना शाश्वत सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट वास्तव में अपने आप में बहुत महानता लिए हुए है। अब तो ये तो है मैथ के सारे अंक, इनको बोलते हैं अंक या डिजिट। ठीक है, अंक या डिजिट बोलते हैं। अब इन अंकों से जो चीज बनती है, जैसे ये बन गया 322,
ठीक है, ऐसे बन गया 425, ऐसे मान लो कि 42, 43, 11, 12, 8, ये सब चीजें बन गई। इनको बोलते हैं संख्या या नंबर्स। हमारी गलती क्या होती है कि जैसे हम हिंदी पढ़ना चाहे तो हमेशा कह कह सीखते हैं, ये इंग्लिश पढ़ना चाहे तब भी एबीसीडी सीखते हैं, लेकिन मैथ पढ़ना चाहे तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। और अब देखो जैसे ये है क, कभी बच्चे ने पढ़ा मैं, कभी बच्चे ने पढ़ा ले, फिर मैं बीच में लगाती है प्लस और फिर साथ लिखती है क मैं ले। ठीक है, तो ये तो है, ये तो सारे क अलग अलग मैं अलग अलग ल है, और ये मिलके जो चीजें बन गई वो क्या हो गई, संख्या ही बन गई, नंबर्स बन गई। अब इन्हीं के ऊपर मात्राएं लगा देती है। फिर कुछ दिन तो मैम ये सिखाती है, फिर क मैं और ल के एक मात्रा लगा देती है, फिर बन जाती है कमला। फिर थोड़े दिन बाद में मैम ये सिखाने के बाद में ये बोलती है कि देख बच्चा इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा, तो क्या बन जाती है, कोमल। ठीक है, अब हम सारा खेल इन्हीं के साथ खेलेंगे, और यहीं से खेल खेलेंगे, जैसे ये छोटी चीजों से, फिर बड़ी चीजों से, फिर बड़ी चीजों से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जब शुरुआत वाली आती है ना, तो ही हम आगे की चीजें सीख पाते हैं। इसलिए शुरू में टेंशन ज्यादा रहने की जरूरत होती है। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को तो क्या बोलते हैं, डिजिट, और संख्याओं से जो चीजें बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, नंबर्स बोलते हैं। 322, 425, इसको कैसे पढ़ते हैं, हिंदी वाले बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दाई, से